रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप निखरते हैं, उतना ही आप चमकते हैं। हीरे को जितना ही तपाया जाता है, जितना ही उसे रगड़ा जाता है, चमक उतना ही उसमें आती है। तो ठीक उसी तरह से जीवन भी है। आप जीवन में जितना तपेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतने ही सफलता के आप नज़दीक जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, कभी भी आप जीवन में सफल होने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जो हार्ड वर्क करना पड़ता है, उससे कभी भी बहानेबाजी मत करिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे सफलता आपकी उतनी ही नज़दीक आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल्स आईएएस एकेडमी पर। पिछली क्लास में हमने एक सेक्शन ले लिया था, एक लेक्चर ले लिया था, जिसमें हमने पढ़ने की और समझने की कोशिश की थी जियोग्राफी मैपिंग से रिलेटेड। लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें हमने जाना था कि जियोग्राफी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, important plateaus, important deserts, important seas and important lakes, इन सब टर्म्स को हमने थोड़ा समझने की और जानने की कोशिश किया था। तो आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स आते हैं आपके रिलेटेड जियोग्राफी संबंधित, उनको भी हम समझेंगे और उनको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरी पिछली वीडियो पर आपका ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा लाइक और शेयर था, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन इस क्लास में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या समझने की कोशिश की थी। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि माउंटेन्स क्या होते हैं, कितनी ऊंचाई पर रहेंगे माउंटेन तो हम उनको माउंटेन का दर्जा देंगे, या माउंटेन किस एरिया में पाए जा सकते हैं, या कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। ये सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था। फिर हमने देखा था कि डेजर्ट वगैरह, कि डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, वार्म डेजर्ट, एरिया के हिसाब से, अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से उनका फॉर्मेशन होता है या उनको पाया जाता है। फिर हमने देखा था प्लेटूज, पठार, पठार किस किस एरिया में होते हैं, क्या कोल्ड पठार भी होते हैं कि केवल वार्म ही पठार होते हैं, क्या कोल्ड डेजर्ट होते हैं कि वार्म डेजर्ट होते हैं, या डेजर्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा ईयरली होती है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन डेजर्ट का हो सकता है। फिर हमने आगे पढ़ा था रिवर्स। रिवर्स का मतलब कि नदियाँ जो जिनका उद्गम और जिनका माउथ कहाँ पे होता है, उद्गम कहाँ से होता है, और प्लस उनके बीच में वो जब चलती हैं अपने रास्ते से तो उनके बीच में कौन कौन सी टोपोग्राफीज नदियों के द्वारा बनती है, ये हमने थोड़ा बहुत समझा था। फिर हमने देखा था लेक्स, इम्पॉर्टेंट लेक्स हमने देखा था कि लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, झीलों का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको मैंने एक चीज़ और बताने की कोशिश किया था कि फॉर्मेशन कभी कभार, जैसे कोई उल्का पिंड, कोई मेटेओर आपकी पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ पे कुछ गड्ढानुमा बन जाता है, तो उसकी वजह से भी क्रेटर लेक्स बनते हैं। क्रेटर लेक्स जब उल्का पिंड से गड्ढा बनता है और वहाँ पानी स्टोरेज हो जाता है तो वहाँ पर क्रेटर लेक बनती है। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो क्रेटर लेक वहाँ पर है। फिर हमने समझने की कोशिश की थी कि इम्पॉर्टेंट जो सी होते हैं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि सी क्या होते हैं। सी एक वाटर बॉडी होती है जो किसी लैंड बॉडी से सटी होती है, उसके पास होती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ओशियन की तो ओशियन सी से काफ़ी दूर होता है, या कह सकते हैं कि ओशियन का पार्ट क्या होता है, सी होता है, राइट। तो इतना आपने समझने की कोशिश की थी, इतना टॉपिक हमने थोड़ा बहुत आपको समझाया था। अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करा जाएगा, समझा जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में कुछ एशिया का फिजिकल मैप थोड़ा सा समझ लिया था। इधर हमने देखा था सारे इम्पोर्टेंट सी जो पैसिफिक ओशियन में पड़ रहे थे, यहाँ पे अपने सारे इम्पोर्टेंट सी को देख लिया था, है ना। यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, ठीक है।
ये सब सी वगैरह थे, आपने इसको देख लिया था इधर के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पैसिफिक, इनमें से कौन सा पैसिफिक ओशियन का सी नहीं है, ठीक है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ। बेरेंट सी, राइट, लिसन केयरफुली, बेरेंट सी, जावा सी, बांदा सी और तिमोर सी। इन सब में से कौन सा ऐसा सागर है जो पैसिफिक ओशियन का भाग नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, तो आंसर आपको बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैंने बताया क्या, बेरेंट सी, तो बेरेंट सी आपका यहाँ पर है। कहाँ पे पड़ता है ये? आर्कटिक ओशियन के पास पड़ता है, यानी इसके उधर आप जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा। सो बेरेंट सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। बेरेंट सी पैसिफिक ओशियन का पार्ट नहीं है, राइट। और बाकी इसके अलावा जो भी मैंने आपको सी का नाम लिया है वो सब के सब पैसिफिक ओशियन के ही भाग हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि जैसे आइलैंड्स के बारे में, इसमें से कुछ आइलैंड हैं, आइलैंड यानी द्वीप हैं, तो द्वीपों से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। द्वीपों को अरेंज करने के लिए जैसे हमने देखा था कि सी को अरेंज नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए, या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके आइलैंड से रिलेटेड भी, सी से रिलेटेड भी, लेक से रिलेटेड भी, यानी किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो आपको समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप टॉपिक समझ रहे होते हैं, तो कोशिश करिए कि उस समय ही आप उस टॉपिक को पढ़िए और तुरंत कोशिश करिए उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आप उसको तुरंत समझ लीजिए। ब्रेन को इतना स्मार्ट बनाइए ताकि आप क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर सकें, राइट। इस तरह से आप अगर आप पढ़ते हैं तो साल 1.5 साल में पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। एंड लेट मी गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कोर्स कवर करवा दूंगा, लेकिन आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तब प्रॉमिस करिए, खुद से प्रॉमिस करिए। बिकॉज नोबडी नोज यू बेटर देन यू योर सेल्फ, क्योंकि आपको आपसे अधिक और कोई नहीं जानता। आप कितना कैपेबल हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ओनली यू नो, केवल आप जानते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। सो दिस इज़ वाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी पोटेंशियल को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। जिस दिन आप पहचान जानेंगे, जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे, जिस दिन आप खुद को ढूंढ लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन आपका पक्का है। इसलिए खुद को ढूंढिए, खुद की कमियों को, खुद की मजबूतियों को पहचानिए, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करिए और तुरंत क्वेश्चंस हल करना शुरू कर दीजिए। तो पिछली क्लास में आपको कुछ माउंटेन मैंने दिखा दिया था, थोड़ा सा रिकैप हम लोग मैप से ही कर लेते हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। मैंने आपको बताया था डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो हम कुछ डेजर्ट की बात कर लेते हैं। डेजर्ट यहाँ पे कहाँ पर है, कहाँ पर उसका कोल्ड डेजर्ट होगा, कहाँ पे वार्म डेजर्ट होगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्ट भी है मैप देखने के लिए कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ बन सकते हैं। जैसा हमने समझा है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में क्या होता है, ट्रॉपिक, साउथ ट्रॉपिक से लेकर के नॉर्थ ट्रॉपिक तक, यहाँ तक क्या करता है, सूर्य मूव करता है, यानी जिसको हम बेल्ट शिफ्टिंग कह सकते हैं। तो जब ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में सूर्य होता है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होता है, गर्मी होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर गर्मी होगी, ठीक है। ठीक उसके अपोजिट अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाते हैं, यानी मकर रेखा पर जाते हैं साउथ हेमिस्फेयर में, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी कंपैरिजन यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिसंबर में हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन 25 दिसंबर को ही ऑस्ट्रेलिया में कैसा मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य इसमें कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, मकर रेखा पर है, इसलिए वहाँ पर दिसंबर में क्या होगा हमारे कैलेंडर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में सूर्य स्थित होगा, उसके ऊपर होगा, तो वहाँ पर गर्मी होगी। उसके कंपैरेटिव हमारे यहाँ इंडिया में, यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री के आसपास में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंडी होती है, राइट। अब आप देख सकते हैं जो मैप है, ये मैप है पूरे एशिया का इम्पोर्टेंट माउंटेन्स,
कौन कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी पोजीशन आपको देखनी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक एरिया है यहाँ पे पामीर का नाट, ठीक है, यहाँ से माउंटेन कुछ इस सीरीज में निकले हुए हैं। अल्ताई माउंटेन यहाँ हो जाता है, ये आपका कुनलुन माउंटेन हो जाता है, काराकोरम माउंटेन यानी हिमालय वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आता है, यहाँ तक फैला हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं तो सुलेमान माउंटेन हो जाता है, इसके बाद इधर जाते हैं तो हिंदुकुश माउंटेन हो जाता है अफ़गानिस्तान का। तो यानी ये एक एरिया हो गया जहाँ से माउंटेन सब निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं जैसे आपने देखा होगा समुद्र में एक जीव होता है जिसको आप बहुत ढेर सारे हाथ होते हैं, है ना, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको और बताया था कि यहाँ पे भी ठीक इसी तरह से आर्मेनिया नाट है जैसे यहाँ पे पामीर नाट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सीरीज ऐसे ही निकले हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक इधर सीरीज आती है एल्ब्रुज माउंटेन की, ठीक है, एल्ब्रुज माउंटेन। यहाँ पे मिल जाती है काकेशस माउंटेन, ठीक है, काकेशस माउंटेन इसको आप बोलते हैं, ठीक है, काकेशस माउंटेन। इसके बाद इधर आप आते हैं तो एक है पोंटुस माउंटेन, एक है इसके नीचे तौरुस माउंटेन, ठीक है। आप इधर की तरफ आते हैं तो एक है ईरानियन प्लेटूज मिल जाएगा, ईरान का प्लेटू है, पठार है ये। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो जाग्रोस माउंटेन मिल जाता है, और जाग्रोस माउंटेन कहीं कहीं आप देखेंगे जाग्रोस माउंटेन और सुलेमान माउंटेन ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हैं। तो आपने समझ लिया, देख लिया कि एक सीरीज यहाँ पे है, यहाँ सारे माउंटेन निकले हुए हैं, और एक है आर्मेनिया नाट। तो आपको आर्मेनिया नाट में सारे माउंटेन क्लियर हो गए होंगे। पहला माउंटेन आपको बताया मैंने यहाँ पे क्या है, काकेशस माउंटेन, एल्ब्रुज माउंटेन। इसके बाद फिर आप जाग्रोस माउंटेन नीचे चले जाएंगे, ये तो प्लेटू हो गया ईरान का। इसके बाद आप ऊपर चले जाएंगे इधर की तरफ तो पोंटिन माउंटेन, इसके बाद तौरुस माउंटेन। तो आपके 4 या 5 माउंटेन आपके इधर भी मिल गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी था आपका, एक था तियानशान माउंटेन, कुनलुन माउंटेन, काराकोरम माउंटेन, अल्ताई माउंटेन ऊपर की तरफ पड़ जाएगा, यहाँ सुलेमान माउंटेन और यहाँ पे हिंदुकुश माउंटेन। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। यही वाला चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, आप देख सकते हैं एक बार उसको। इसी चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था फिजिकल मैप में कि यहाँ पे है पामीर का नाट और यहाँ पे है आर्मेनियन नाट। तो आपने देख लिया ये सब, देखिए माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है, जाग्रोस माउंटेन, एल्ब्रुज माउंटेन, यहाँ पे काकेशस मिल जाएगा, यहाँ पोंटिन मिल जाएगा और तौरुस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सीरीज मिल गई, ठीक है, 5 माउंटेन की सीरीज यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे तियानशान है, इसके बाद अल्तुनशान है, ऊपर चले जाते अल्ताई माउंटेन, यहाँ पे पूरा हिमालय हो गया, यहाँ पे हो गया सुलेमान, यहाँ पे हो गया हिंदुकुश। तो ठीक इसी तरह की सीरीज आपको दोनों में मिल रही है, लगभग सेम सीरीज पामीर नाट में और आर्मेनियन नाट दोनों में मिल रही है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन सी सीरीज या कौन सा माउंटेन इस सीरीज पामीर सीरीज से या कह सकते हैं आर्मेनियन सीरीज से नहीं मैच करता है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस बना सकता है। आपने नाम रख लिया, आप इसको क्लॉकवाइज करके या एंटी क्लॉकवाइज करके आप इसका नाम समझ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज आपके माउंटेन की हो गई थी, इसको मैंने कल थोड़ा समझा दिया था। बाकी आपके माउंटेन इधर छोटे मोटे पड़ते हैं, वो चीज़ें आपको देख लेनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप मैप देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कलर्स में पहला आपको मैं बताऊं, अगर आपको डार्क ब्राउन मिले कलर, डार्क ब्राउन कलर अगर आपका मैप मिले तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन होगा। क्या होगा, अगर मैप में डार्क ब्राउन कलर मिलता है और जितना ही डार्क होगा उतना ही उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे पूरे मैप को, आपके सामने पड़ा होगा तो आप देख लेंगे कि डार्क कलर है तो वो मैप क्या है, माउंटेन है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट, येलो कलर। अगर आपके मैप में येलो कलर दिख रहा होगा, पीला दिख रहा होगा, तो आप सीधे सीधे समझ लेंगे ये क्या है, डेजर्ट है, ये क्या है, रेगिस्तान है, राइट। तो आप समझ लेंगे कि येलो कलर दिखेगा जहाँ जहाँ तो रेगिस्तान का एरिया होगा, या कह सकते हैं वो प्लेटू का भी एरिया होता है। बस अंतर थोड़ा सा है प्लेटू और रेगिस्तान वाले एरिया में कि प्लेटू का कलर हल्का सा क्या होगा, सफ़ेद टाइप में होता है। यानी हम जैसे ही
समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही वो डार्क ब्राउन हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई के लिए। उसके बाद फिर येलो होगा। तीसरा हो जाएगा वाइट कलर में। तो वाइट कलर, अगर वाइट कलर है तो वाइट कलर में दो चीज़ आपको ध्यान देने की। पहला देना होगा कि ग्लेशियर का सिम्पटम हो सकता है, ग्लेशियर दिख सकता है उस कलर का, या आप देख सकते हैं प्लेन भी उसी कलर का दिख सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, चौथा नंबर क्या होगा, आप ग्रीन देखते हैं, आपके मैप में ग्रीन ग्रीन ही बना रहता है। तो जब आप मैप देखते हैं तो ग्रीन बना होगा, इसका मतलब कि वो तो प्लेन एरिया हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, ठीक है, जंगल वगैरह हो सकता है। तो ग्रीन एरिया में आपने इसको देख लिया। एक पांचवा पार्ट होता है, आपको देखना होगा, पांचवा पार्ट है ब्लू। तो ब्लू कलर किस लिए इम्पोर्टेंट है, यानी क्या साइन देगा, क्या बताएगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपको लेक को बता सकता है, लेक को बताएगा, रिवर्स को बताएगा और सी को बताएगा, प्लस ओशियन को बताएगा। यानी आज ब्लू है पानी, इसका मतलब ब्लू देखेंगे तो वाटर बॉडीज जो होंगी सबकी सब ब्लू को बताएंगे। ठीक है, चाहे लेक की बात करिए, चाहे रिवर की बात करिए, चाहे सी की बात करिए, या फिर चाहे ओशियंस की बात कर लीजिए, सब जगह पे क्या होगा, ब्लू होगा। राइट, समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो मैंने पहला बताया क्या, मैंने पहला बताया ब्राउन कलर देखिए तो पक्का समझ लीजिए क्या होगा, वहाँ पे माउंटेन होगा। और जैसे ब्राउन, डार्क ब्राउन बढ़ता जाएगा वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक। दूसरा चीज़, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे येलो कलर है, पीला कलर है, तो पीले में दो हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है या प्लेटूज हो सकता है पीले में। ओके। इसके बाद फिर वाइट कलर, अगर वाइट कलर दिखे, मैंने आपको बताया अगर वाइट कलर दिखे तो क्या होगा, या तो ग्लेशियर्स होगा या तो प्लेन्स वगैरह वहाँ पे हो सकते हैं, या बर्फीली एरिया हो सकता है। जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा आगे। जैसे ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है और पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री पर टेम्परेचर बिल्कुल माइनस चला जाता है। ठीक है, मतलब -150 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री साउथ में भी उसके नीचे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो प्लेन दिखेगा, जो एरिया दिखेगा वो सब वाइट ही दिखेगा, बर्फ़ ही दिखेगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, आर्कटिक ओशियन वाला हिस्सा और अंटार्कटिक ओशियन वाला हिस्सा, ये सब के सब क्या थे, ये सब के सब वाइट कलर में थे। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको माउंटेन्स में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट पर। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। पहले देखिए, पहला डेजर्ट पड़ता है आपका थार डेजर्ट इंडिया में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा थार डेजर्ट कैसा डेजर्ट है, तो आप क्या बताएंगे, ये वार्म डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है। क्यों गर्म डेजर्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा समझेंगे इसको, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, एक लाइन इसमें दिख रही होगी आपकी, यहाँ से लाइन खींची गई है, आप देखिए 0 डिग्री इक्वेटर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो पर बने रहिए, समझते रहिए। यहाँ से है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा, इसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा और इसको बोलते हैं आप कर्क रेखा। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरा का पूरा एशिया किस में पड़ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लगभग पड़ रहा है पूरा, केवल इतना छोड़ दीजिए तो। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। अब पहली लाइन गिरी है यहाँ पे कर्क रेखा, कर्क रेखा से ऊपर का आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें पड़ रही हैं। जिसके जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप नॉर्थ हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, इन्हीं तीनों एरियो में सूर्य एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बेल्ट शिफ्टिंग करके ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला जाएगा और बेल्ट शिफ्टिंग करके ये साउथ हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न के पास चला जाएगा। ये बेल्ट शिफ्टिंग, एक्चुअली बेल्ट शिफ्टिंग सूर्य नहीं करता है, बेल्ट शिफ्टिंग कौन करता है, अर्थ ही करती है। ठीक है,
अगर हम जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि जो डेजर्ट होते हैं कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं, तो मैंने आपको समझाया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे। पहला आपको समझना है कि अगर हॉट डेजर्ट की बात करेगा तो आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पोर्शन में, और अगर हम नीचे जाते हैं साउथ हेमिस्फीयर में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया के आसपास जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे हॉट डेजर्ट मिलेंगे। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो जैसे ही आप 30 डिग्री से ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एरिया मिलेगा तो वो डेजर्ट कहलाएगा, यानी जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होगी कोल्ड एरिया में, वहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो हॉट डेजर्ट में आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एक थार का डेजर्ट। थार का डेजर्ट जो है कैसा डेजर्ट है, ये आपका हॉट डेजर्ट है, यानी गर्म डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट, राइट, यानी हॉट डेजर्ट। अब बात करते हैं हम, एक डेजर्ट आपको मिलेगा कोल्ड डेजर्ट, जिसको आप बोलते हैं गोबी का डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ेगा, ये मंगोलिया में लगभग पड़ता है, मंगोलिया चाइना के बीच में पड़ता है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कैसा डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री से ऊपर पड़ रहा होगा, देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटने लगता है। ठीक है, जैसे हम नीचे आएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक, ओके, तो गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट हो गया, थार का डेजर्ट हॉट डेजर्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेजर्ट कोल्ड में पड़ेंगे कोल्ड डेजर्ट कहलाएंगे, जो डेजर्ट वार्म में पड़ेंगे वो वार्म डेजर्ट कहलाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक और बात कर लेते हैं कि प्लेटूज के बारे में। पठार क्या होते हैं? पठार आपको दिख रहा होगा, एक है यहाँ पे तिब्बत का पठार, यहाँ पे मिलेगा सेंट्रल साइबेरियन का प्लेटूज पठार। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पठार की बात हो रही है। पठार का मतलब मैंने आपको बताया था, पठार एक ऐसा हिस्सा होता है, ऊंचाई में तो रहेगी इसकी 500 से लगभग 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसका इसका जो टॉप होता है वो लगभग फ्लैट में होता है। तो आपको यहाँ देखने को मिल गया, ये भी कोल्ड प्लेटू है और ये भी कोल्ड प्लेटू है, क्योंकि ये सब क्या है 30 डिग्री से ऊपर पड़ रहे हैं, तो प्लेटू हो गया। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो लैंड बॉडी होती है जिसके तीनों तरफ से वाटर बॉडी यानी पानी लगा हो, पानी घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछे तो आपको बताना होगा अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो सबसे बड़ा एशिया का प्रायद्वीप है। आप देख सकते हैं इसको। अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर वाले हिस्से में पर्शियन गल्फ मिल जाएगी, पर्शिया की खाड़ी मिल जाएगी। इधर में आपको मिल जाएगा अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद फिर अदन की खाड़ी, इसके बाद आ जाएंगे नीचे की तरफ तो रेड सी। रेड सी इन तीनों के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुला, यानी ये अरब देश है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला कह देते हैं। ये पेनिनसुला पूरे एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला होता है। दूसरा पेनिनसुला देखते हैं इंडियन पेनिनसुला। इधर से पूरा हिस्सा जो है ये क्या है, तीनों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। तीसरा एक पेनिनसुला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी बॉडी जो है तीनों तरफ से घिरी हुई है, इसको बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? इंडो चाइना पेनिनसुला। इंडो चाइना पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला जो भाग है इंडियन पेनिनसुला से यानी इंडियन कॉन्टिनेंट से लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। ओके, ऑलराइट। फिर आपको एक पेनिनसुला और मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है मलय पेनिनसुला। ये वाला हिस्सा भी क्या हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ जो है म्यांमार का पोर्शन है, यहीं से इसको लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मलय पेनिनसुला, यानी मलेशिया के पास वाला जो पेनिनसुला होगा मलय पेनिनसुला कहलाएगा। यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। एक पेनिनसुला आपको यहाँ मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो हिस्सा पड़ता है, यहाँ पे भी
कोरियन पेनिनसुला के नाम से इसे जाना जाता है। ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया पड़ेगा, नीचे की तरफ चले जाएंगे तो साउथ कोरिया पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना से लगा हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया का बॉर्डर चाइना से नहीं लगा हुआ है। ये भी आपको क्लियर हो गया। एक पेनिनसुला और इम्पॉर्टेंट है इसी ओशियन में, जिसको आप बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला का एक हिस्सा है जो रसिया से लगा है, बाकी तीनों तरफ से आपका पानी है। आप देखेंगे तो कमचटका पेनिनसुला के अगर वेस्ट में जाएंगे तो ओखोटस्क सी मिल जाएगा, और अगर ईस्ट में जाएंगे तो बेरिंग सी मिल जाएगा, और निचले तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि पेनिनसुला हम किसे कह रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। इसमें हम आगे चलते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स मैं लिखा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन कौन से फैक्ट्स हैं। लगभग सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये सब आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नज़र आप इस मैप पे डाल लीजिए। देखिए ये जो मैप दिख रहा है आपके सामने, ये मैप पूरा का पूरा आपका माउंटेन्स का मैप है। जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नज़र डाल लीजिए, क्योंकि मैपिंग में एक ही तरीका है, जितनी देर तक आप मैप की नज़र डालेंगे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि आप आँख बंद करेंगे और आँख बंद करने के साथ साथ आपको पूरा मैप नज़र में आएगा, दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे जो कलर बना हुआ देखिए, रेड जो कलर है वो सबसे हाई है, हाई लैटिट्यूड पे पड़ रहा है। माउंटेन और प्लेटू हल्का सा पीला वाला एरिया हो जाएंगे, प्लेटूज भी हल्का सा पीला रहेगा, और फिर जो वाइट एरिया होगा मैंने बताया कि लो लैंड कहलाएगा, या हम इसको प्लेन भी कह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपका कलर है आप कलर को देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसी चीज़ें होंगी। ओके, आगे चलते हैं। अब एक ब्लैंक मैप है। ब्लैंक मैप मैं आपको इसलिए डाल दिया हूँ कि आपको इसमें देखना है ध्यान से, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उसको फिल करना है। ठीक है, ये पूरा एशिया का ब्लैंक मैप है। ब्लैंक मैप में आपको सारे पॉइंट्स, सारे टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको बताया उसको इसमें फिल करना है। ठीक है, ओके, ये फिर मैं आगे फिल करवाऊंगा, जब हम लोग रिवाइज करेंगे तब करवाऊंगा। ओके, चलिए अब हम फाइनली आ जाते हैं अपने फैक्ट्स पे। जब हम पहली बार क्लास रिकॉर्ड किए थे, क्लास आपको अपलोड किया गया था, भेजा गया था, तो मैंने बताया था कि फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, फैक्ट्स हम लिखेंगे, उसको नोट कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एशिया का, तो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइट, ओके। 50 से अधिक संप्रभु देश हैं। द वर्ड कम्स हियर संप्रभु। संप्रभु हम किसे कहते हैं? संप्रभु राष्ट्र का मतलब सॉवरेन, इसको इंग्लिश में सॉवरेन बोलते हैं। सॉवरेन का मतलब संप्रभु। सॉवरेन देश, संप्रभु देश किसे कहते हैं? जो भी कंट्री अपना इंटरनल और एक्सटर्नल केसेस या डिसीजंस खुद लेता है, किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सॉवरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। इंडिया एक संप्रभु देश है। कब बन गया संप्रभु? जब 1947 में हम ब्रिटेन से आज़ादी मिली हमें, तो हम उस दिन से संप्रभु देश बन जाते हैं। हालांकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1947 में इंडिया को संप्रभु देश नहीं बनाया जाता है, बाद में इसको संप्रभुता मिलती है, क्योंकि उसमें इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, इसलिए संप्रभु देश नहीं कह सकते। संप्रभुता हमको एक्चुअली जो मिली है 1950 में। 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार होता है। तो आप देखते हैं जिस दिन से संविधान लागू हो गया उस दिन से हमने कह दिया कि इंडिया इज नाउ सॉवरेन कंट्री। तो सॉवरेन कितने कंट्री है कुल एशिया में? लगभग 50 से अधिक सॉवरेन कंट्री हैं। तीसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं। तीसरा फैक्ट है एशिया दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यताओं का कॉन्टिनेंट माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2500 से 2700 BC पुरानी मानी जाती है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट समझा दूं अगर आपको, तो आपने देखा होगा 0 से शुरू होता है हमारा, जब ईसा यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है तब वहाँ से शुरुआत होता है हमारा कैलेंडर। ठीक है, हमारा कैलेंडर का मतलब ब्रिटिश का कैलेंडर।
या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो यहाँ से जब हम इधर बढ़ते हैं राइट साइड में तो +1 +2 +3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और हम फाइनली इसमें हैं कहाँ, 2023 में हैं। तो हम कह रहे हैं कि आज से 2500 ईसा पूर्व का मतलब हम इधर चलेंगे, अब इस साइड चलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा 0 से इधर की तरफ। तो यहाँ पे हमने कहा 2500 से लेके 2700 तक का BC, इधर हम BC कहेंगे और इसके इधर हम AD कहते हैं। एन्ना डोमिनी यानी ईसा पूर्व के बाद का जो एज शुरू होता है ईसा जीसस क्राइस्ट के बाद का, उसको बोलते हैं एन्ना डोमिनी, और इसके पहले का जो एज शुरू होता है उसको बोलते हैं हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट के पहले का समय। तो 2500 में हमने देखा है, 2500 में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी सभ्यता इंडिया के या कह सकते हैं कि एशिया की पाई जाती है। एक फैक्ट आपका करंट अफेयर्स का है कि मेघालयन युग का रिसर्च किया गया, देखा गया कि मेघालयन जो युग है वो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना सभ्यता मानी जा रही है। तो अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो कह सकते हैं कि इंडिया में मेघालयन जो युग है, एज है, वो दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता का एज माना जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इसका जो लैंड भाग है यानी जो भूमि पोर्शन है वो कहाँ किस भागों में डिवाइड किया गया है। इसको हम 5 तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला, उत्तर का तराई क्षेत्र, मैंने आपको दिखाया। दक्षिण का पठार एरिया, केंद्रीय माउंटेन एरिया, नदी घाटियों का एरिया, इसके बाद द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप्स या आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र हम देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं। अब सबसे पहला फैक्ट बात कर लेते हैं उत्तर का तराई क्षेत्र। उत्तर का तराई क्षेत्र का मतलब एशिया के उत्तरी वाला क्षेत्र। जैसे सबसे पहले हमने बताया था कि यूराल माउंटेन पश्चिम में पड़ता है, इसके बाद पूर्व में देखेंगे तो लीना नदी पड़ती है, इसके बीच में नॉर्थ तराई का क्षेत्र पड़ता है। फिर उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। तीसरा फैक्ट है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है ये साइबेरिया में ही स्थित है और अनुमान है कि इसमें लगभग पूरे विश्व का 20% पानी एग्जिस्ट करता है, पानी शेयर करता है। ये कितना, 20%, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है यह आंतरिक हार्ट लैंड पहाड़ों और रेगिस्तान से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, यानी हार्ट लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड डिजर्ट, इससे घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। ये आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्ट है आपका दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार में देखेंगे इंपॉर्टेंट पठार कौन कौन से हैं, इसको समझते हैं पहले। दक्षिण के पठार में आपको सबसे पहला देखना है कि वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पठार बढ़ रहे हैं क्रम से, उनको देखना है। ये ध्यान देना, जो मैं चीज़ लिखा हूँ इसको आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लस मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ये पूरी PDF वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम चलें वेस्ट टू ईस्ट तो सबसे पहले मिलेगा तिब्बत का पठार, अरब का पठार, फिर उसके बाद ईरान का पठार, कजाकिस्तान उपलैंड या उपभूमि, अपलैंड या उपभूमि, दक्कन का पठार, तिब्बती पठार, इसके बाद पामीर का पठार, आर्मेनियन नाट, मध्य साइबेरियन पठार, मंगोलिया का पठार, यूनान का पठार। तो जितने भी पठार आपने देखा, प्लेटूज देखा, ये सब एक क्रम से मिल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व आप जाते होंगे तो मिलेंगे। ठीक है, पूरे एशिया के मैप में। ओके, ठीक है। अब पठार में हम सबसे पहले पठार की बात कर लेते हैं। इसको आप बोला है, आपने कहा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वो यह विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, मैंने आपको पहले समझा दिया। तिब्बत में स्थित है, इसमें क्या है, दक्षिण में इसके हिमालय मिलेगा, उत्तर में क्या मिलेगा, टकला मकान का रेगिस्तान मिलेगा, टकला मकान का रेगिस्तान, ये भी आपको देखना है। ये सब फैक्ट रखते चले जाइए। चीन पड़ेगा देश, नेपाल पड़ेगा, भारत पड़ेगा, भूटान पड़ेगा, तजिकिस्तान पड़ेगा, किर्गिस्तान पड़ेगा, इन सब के बीच में ये तिब्बत का पठार भी स्थित है या इन सब से लगा हुआ है। इससे कभी कभी तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, थर्ड पोल भी हम इसी को कहते हैं। किसको, तिब्बत के पठार को थर्ड पोल हम कहते हैं। और दूसरी चीज़, बर्फ़ के मैदानों का सबसे बड़ा भंडार यही क्षेत्र है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बर्फ़ का भंडार यहीं पर मिलता है। ठीक है, और पूरी दुनिया का छत भी हम इसी को कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले, अरब का पठार। अरब का पठार कहाँ तक इसका एग्जिस्टेंस है, इसको समझते हैं। अरब का पठार एशिया के पूर्वी भाग पर पड़ता है। ठीक है, आपने देख लिया एशिया के पूर्वी भाग पर पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कम वर्षा यहाँ पे होती है, और इसीलिए यहाँ का क्षेत्र ड्राई है। यानी अरब देश, अरबियन देश, मैंने आपको अभी अरबियन पेनिनसुला बताया, तो वहीं पर ये पड़ता है अरब का पठार। तो ये सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है पूरे एशिया का, ड्राई क्षेत्र माना जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, यानी लगभग आप चले जाएंगे तो इक्वेटोरियल जोन में पड़ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये समृद्ध है, किसमें समृद्ध है? इनरिच है, किसमें? पेट्रोलियम का भंडार मिलता है। आपने अरेबियन से देखा होगा कि अरेबियन जो पेनिनसुला पड़ता है उस क्षेत्र में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। ओके, थर्ड नंबर बात कर लेते हैं पामीर का पठार। अभी मैंने आपको पामीर दिखाया था, विश्व की छत इसे कहते हैं, सेम चीज़ें वही है। पामीर का पठार पश्चिम में चीन स्थित है, तजिकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय के जंक्शन पर यानी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तियान शान माउंटेन मिल जाएगा, और फिर काराकोरम मिल जाएगा। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व मिल जाएगा कुनलुन माउंटेन, और पूर्व में मिल जाएगा कौन सा? हिंदुकुश माउंटेन पश्चिम में, और सुलेमान मिल जाएगा क्या? दक्षिण में। तो ये सब माउंटेन आपको मैंने दिखा दिया, फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक बार हल्का सा रट लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मध्य पर्वत में, यानी मिडिल में जो माउंटेन्स पड़ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मिलेगा वेस्ट में पोंटिक माउंटेन यानी वृषभ माउंटेन, इसको आप तौरुस कह रहे हैं, एल्ब्रुज माउंटेन, इसके बाद जाग्रोस माउंटेन, हिंदुकुश पर्वत, इसके बाद तिएन शान, कुनलुन शान, काराकोरम, हिमालय, अल्ताई, नानशान एंड अराकान युम्मा। ये सारे माउंटेन आपको रट लेना है एज इट इज़। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण अगर आते हैं तब कौन कौन से माउंटेन मिलते हैं। अभी हम किधर से किधर गए हैं? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ गए हैं, तो ये सारे माउंटेन मिल गए हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो कौन कौन से माउंटेन मिलेंगे? ऊपर की तरफ से नीचे आएंगे तो सबसे पहला मिलेगा आपको कोलिमा माउंटेन, अल्ताई माउंटेन, आर्मेनिया नाट मिलेगा, यानी इसमें पोंटिक है, वृषभ है, एल्ब्रुज है और जाग्रस माउंटेन है। ये सारे माउंटेन आपके आर्मेनियन नाट में पड़ते हैं, मैंने आपको दिखाया था। तिएन शान, कुनलुन शान, हिंदकुश, काराकोरम, हिमालय, सुलेमान, किरथर, अराकान युम्मा। ये कैसे हम चल रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, तब ये सारे माउंटेन यहाँ पे मिल रहे हैं। मैप में ये सारे माउंटेन जाके आपको देखना होगा। ठीक है, मैं आप फैक्ट बता दे रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और आप देखते हैं आर्मेनियन नाट। आर्मेनियन नाट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या फैक्ट है। आर्मेनियन नाट एल्ब्रुज, जाग्रोस, पोंटिक और तौरुस माउंटेन की श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है या उनसे लगा हुआ बॉर्डर है। ये इनका पर्वत श्रृंखलाएं जैसे तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और ईरान तक ये फैला हुआ माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? आर्मेनिया माउंटेन या आर्मेनिया नाट। इसके बाद माउंट दमावंत, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, माउंट दमावंत जो है यानी जो चोटी है उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। आर्मेनिया में माउंट दमावंत जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ओके, फिर आते हैं दूसरा फैक्ट की बात करते हैं पामीर। पामीर क्या है? यह युवा वलित पर्वत है। एक फैक्ट आपको मिल गया कि युवा वलित पर्वत किसे कहते हैं? वलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ट करती हैं, यानी ये प्लेट इधर से, ये प्लेट इधर से, दोनों प्लेटें आपस में आती हैं तो ये कन्वर्ट करेंगी और इनमें कंप्रेशन होगा, दबाव होगा और ये फोल्ड होकर ऊपर उठ जाती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत। तो आप देखेंगे कि जो पामीर का नाट है ये बलित पर्वत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत भी बलित पर्वत का एग्जाम्पल मिलता है जो सबसे ऊंचा पर्वत पूरे दुनिया का है। ठीक है, अब इसमें है पहला हिंदुकुश माउंटेन। हिंदुकुश माउंटेन किस किस से लगा हुआ है इसका बॉर्डर? पहला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान में इसका बॉर्डर लगा हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तिरिच मीर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी इसकी तिरिच मीर है। सेकंड माउंटेन की बात करते हैं तिएन शान। तिएन शान का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगा है?
चीन से लगा है, ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से एंड किर्गिस्तान से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जोंगिस चोकसू। जोंगिस चोकसू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? तिएन शान की है। ये फैक्ट लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। थर्ड माउंटेन है कुनलुन माउंटेन। कुनलुन माउंटेन चीन में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गोंगुर टैग। कोंगुर टैग, कोंगुर टैग जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुनलुन शान की। नेक्स्ट माउंटेन पड़ेगा आपका कौन सा माउंटेन? काराकोरम। काराकोरम किस किस से देशों से लगा हुआ? भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है। इन सारे देशों से ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है कहाँ पर है? चीन और पियोको के बीच में स्थित है। क्या नाम इसका है? K2। K2 का मतलब काराकोरम, काराकोरम, के, ठीक है, इसलिए इसका नाम है K2, राइट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन हिमालय की। हिमालय किससे घिरा हुआ है? इंडिया से है, चाइना से है, नेपाल से और भूटान से। इन चारों देशों से हिमालय का बॉर्डर लगा हुआ है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हालांकि ये हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी, फिलहाल जो डेटा है वो 8550 का है। 8548 पहले था। इसमें आप देखेंगे तो ये मीटर में है। 8550 मीटर ये सबसे ऊंची चोटी है। ये पड़ती कहाँ पे है? नेपाल में पड़ती है। अगर आपको एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ाई करना हो तो आप क्यों नेपाल जाते हैं फिर चढ़ाई करते हैं? क्यों ना डायरेक्टली हम इंडिया से सीधे चले जाएं? क्योंकि इंडिया से इसका बॉर्डर लगा हुआ है तो आप जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि जो माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट है, जो चोटी है, वो इंडिया की तरफ से फ्लैट है और नेपाल की तरफ से कुछ इस तरह से है। इधर है आपका इंडिया और इधर है नेपाल। इसलिए नेपाल से चढ़ाई करना आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ इंडिया। इंडिया की कंपैरिजन में इंडिया से इसका जो स्टिप है, यानी इसका जो क्षेत्र है स्टिप है, सीधे खड़ा है, और यहाँ से थोड़ा सा स्लोप है, तो आसान होता है नेपाल से चढ़ाई करना। अगर आप पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं, तो आपको अगर चढ़ना होगा इस पहाड़ पे, इस पर्वत पे, इस चोटी पर, तो आपको पहले नेपाल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से इस चोटी को आप चढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? जब प्लेटें, इंडियन प्लेट जो है एशिया की प्लेट से टकराती है तो इंडियन प्लेट छोटी प्लेट है, ये इसके अंदर घुस जाती है और ये प्लेटें ऐसे उठ जाती है। तो आप देखेंगे तो इधर का नेपाल है, नेपाल क्षेत्र जो है वो स्लोप है और इंडिया का क्षेत्र जो वो स्टिप है। इसी वजह से, राइट, दो प्लेटों में टकराव होने की वजह से माउंटेन का निर्माण हुआ है और ये सबसे नवीन पर्वत भी माना जाता है, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट माउंटेन की, अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है? किस किस देशों से घिरा हुआ है? रूस से है, चाइना से है, मंगोलिया से और कजाकिस्तान से। इसकी सबसे ऊंची चोटी के नाम, अभी जितना माउंटेन मैंने आपको दिखाया था, आप फटाफट इनको देखिए और तुरंत उस मैप में जाके देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बेलुखा माउंटेन। ये बेलुखा माउंटेन आपने समझ लिया। अब ये सारे फैक्ट्स आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं डिजर्ट्स के। एशिया के इंपॉर्टेंट जो डिजर्ट हैं, रेगिस्तान है, वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन उनका नाम है। सबसे पहले हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो आपको सीरियन डेजर्ट मिल जाएगा। सीरिया का डेजर्ट सीरिया में पड़ेगा। अरब में पड़ेगा अरब डेजर्ट, इसके काराकुम डेजर्ट, इसके बाद किजिलकुम डेजर्ट, फिर थार डेजर्ट, टकलामकान का डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है और कौन सा डेजर्ट वार्म डेजर्ट है। ये आपका क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला डेजर्ट पड़ता है अरब का डेजर्ट। मैंने आपको पहले बताया अरब का डेजर्ट अरबियन देश में पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे ये कहाँ से कहाँ घिरा, यमन की खाड़ी से लेकर के फारस की खाड़ी, इसके बाद ओमान से जॉर्डन तक और ईरान तक ये फैला हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद रूबल खाड़ी डेजर्ट इसी का एक हिस्सा माना जाता है। रूबल खाड़ी डेजर्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम में आपके आए हुए हैं। किन किन देशों से घिरा हुआ है, कहाँ पे पड़ता है रूबल खाड़ी डेजर्ट, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट,
यह एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरेबियन डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पड़ता है। और ये कैसा डेजर्ट है? ये वार्म डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है। ओके, अगला डेजर्ट बात करते हैं गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। मैंने पहले बताया है आपको। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। पहला डेजर्ट अरेबियन था, दूसरा नंबरिंग में कौन सा होगा? गोबी का डेजर्ट। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी चीन से लेके मंगोलिया तक इसका विस्तार है, इसका स्प्रेडिंग्स है। इसके बाद आप देखेंगे हिमालय द्वारा वर्षा लाने वाली हवाओं को अवरुद्ध करने के कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यह सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। एशिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। क्यों? कि हिमालय जब मानसून आता है तो ये हिमालय का जो पर्वत है ये मानसून को इधर ही रोक देता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता है मानसून। इसी वजह से यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगले डेजर्ट की बात करते हैं, टकला मकान का डेजर्ट। टकला मकान, राइट, नाम अजीब है, ठीक है। टकला मकान चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान टकला मकान है, ठीक है। मुख्य रूप से ये स्थानांतरित या अर्धचंद्राकार रेतों के टीलों से बना हुआ ये डेजर्ट है। अर्धचंद्राकार रेतों से बना हुआ एक टीला है। इसमें ही तारीम बेसिन, तारीम नदी का जो एरिया है वो बेसिन यहाँ पे पड़ता है। इसको तारीम बेसिन का हिस्सा भी मानते हैं। चलते हैं हम आप इंडिया की तरफ। इंडिया में आपको एक डेजर्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं थार का डेजर्ट, ठीक है। थार मूवी आपने देखा होगा, उसी के नाम से पड़ा हुआ है, राइट, उसके नाम से नहीं पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। ये क्या है? थार डेजर्ट जो है वो एशिया का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जो उपोष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल पे पड़ने वाला डेजर्ट है। उपोष्णकटिबंधीय डेजर्ट इसको कहते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के एरिया में पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय डेजर्ट। यह भारत और पाकिस्तान के दोनों के बीच में ये साझा करता है अपना बॉर्डर। याद रखना है आपको, भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ता है। अगर भारत इधर है तो इसके वेस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ेगा, तो दोनों एरिया के बीच में पड़ता है क्या? भारत पाकिस्तान के बीच में थार डेजर्ट। ओके, अब आते हैं कजलकुम डेजर्ट के बारे में। कजलकुम डेजर्ट कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है, दोनों को बॉर्डर शेयर करता है। ये वनस्पति और जीवों के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट का जो स्थान है वो पड़ता है कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। एशिया के अन्य रेगिस्तानों की तुलना में ये हल्का डेजर्ट माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हल्का डेजर्ट कौन सा है एशिया का, तो आपको बताना होगा काराकुम डेजर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए गए। तो आपने देख लिया सारे डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट, थार का डेजर्ट, कजलकुम डेजर्ट और काराकुम डेजर्ट। आगे चलते हैं। अब एक बार इन सारे डेजर्ट को देख लीजिए, कहाँ कहाँ डेजर्ट है मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ डेजर्ट हैं। देखिए, पहला डेजर्ट आप इधर से शुरू करेंगे तो सीरियन डेजर्ट हो गया, मेसोपोटामिक सभ्यता वाला डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, और ये जो हिस्सा है दिख रहा है यही है रूबल खाली डेजर्ट। ये 2021 में क्वेश्चंस प्रीलिम में यहीं से आया हुआ था, आप उसको जाके देख लेंगे, ठीक है। ऊपर चलेंगे, दस्ते काबीर, दस्ते लूट, ये दोनों ईरान वाले डेजर्ट मिल जाते हैं। काराकुम डेजर्ट और कजलकुम डेजर्ट यहाँ पर पड़ जाते हैं, जो मैं आपको भी पहले बताया। थार का डेजर्ट यहाँ मिल गया, काराकोरम माउंटेन हिमालय इधर हो गया, तिब्बत का प्लेटो यहाँ हो गया, बदन जरैन का डेजर्ट एरिया कह सकते हैं, टेंगर का, ऑर्डोज का, और फिर यहाँ पे मिलेगा आपका गोबी का डेजर्ट। फिर ऊपर पड़ेगा आपका तकला मकान का डेजर्ट और टारफुन बेसिन इधर पे मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, अगर जो एरिया हल्का हल्का डार्क बना हुआ होगा ये आपका एरिया कौन सा है? यहाँ पे ज़्यादा एरिड क्षेत्र है, इसका मतलब ये शुष्क ज़्यादा है। जहाँ जहाँ पे ऐसा हल्का हल्का डार्क बना है ये शुष्क क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। आपको देख रहा होगा यहाँ ने कि रूबल खाली डेजर्ट क्या है? सबसे शुष्क है, यहाँ साइन बना है। यहाँ पे 25 mm से भी कम बरसात होती है। एरिड जोन उसे कहते हैं जहाँ पे 25 mm से ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। तो आपने ये सारे डेजर्ट को देख लिया, अब इसको एक बार अलग से नज़र रख करके ध्यान से इसको देख लीजिए। तो अब तक आपने देख लिया इम्पोर्टेंट जो माउंटेन थे एशिया के, इम्पोर्टेंट जो डेजर्ट थे। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, एशिया के इम्पोर्टेंट नदियाँ। कौन कौन सी एशिया की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, क्या उनका लोकेशन है, कहाँ पर स्थित हैं, उनको हम समझते हैं। तो अगर हम चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ,
वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले नदी मिलेगी आपकी टाइग्रिस रिवर, अमू दरिया, सिर दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, साल्विन, मेकोंग, यांगसी और येलो रिवर। ये सारी नदियाँ अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो आपको क्रम से मिल जाएंगी। अभी हम मैप में लोकेशन इसका देखेंगे। तो पहली नदी का हम बात कर लेते हैं यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। दो नदियाँ हैं यूफ्रेट्स और टाइग्रिस, इनकी हम बात कर देते हैं। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियाँ, इनकी उत्पत्ति जो होती है अनातोलिया से हुई है। अनातोलिया का जो पठार है वहाँ से इसकी उत्पत्ति या इसकी ओरिजिन होती है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। दक्षिण पूर्व की दिशा में बहते हुए ये तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और कुवैत में होकर गुजरती हैं, ठीक है। और फाइनली ये जाकर फारस की खाड़ी में यानी पर्शियन गल्फ में जाकर के गिर जाती हैं। ये दोनों नदियाँ, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ से देख लेना है। मैप में जब आप देखेंगे ना तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये तो बस मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, फैक्ट देख लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगली नदी है सिर दरिया रिवर। सिर दरिया रिवर अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान में पड़ती है। अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से बॉर्डर बनाते हुए ये गुजरती है। फाइनली उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में आकर के गिर जाती है। राइट, ये आपको फैक्ट होगा सिर दरिया के बारे में। आगे नदी देखते हैं। अगली कुछ नदियां हैं, देखते हैं। अमू दरिया नदी। अमू दरिया नदी कहाँ है? किर्गिस्तान में टिएन शान पर्वत से निकलती है। उत्तर पश्चिम में बहते हुए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में होते हुए ये फाइनली ये भी अरल सागर में आकर गिर जाती है। अरल सागर वही छोटा सा सागर जो है जो इसमें विलुप्त होने वाला है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। विलुप्त होने का मतलब इसमें ख़त्म हो चुका है, लगभग थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये दोनों नदियाँ वहाँ पे, अमू दरिया नदियाँ वहाँ पे गिर जाती है। और यहीं पे क्या गिर रही थी? अमू दरिया के पहले सिर दरिया पड़ा था, वो भी अरल सागर में गिर रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नदियाँ जो इंडिया से संबंधित हैं, जैसे सिंधु यानी इंडस नदी। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के पठार में से उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद फाइनली दक्षिण पश्चिम की तरफ टर्न हो जाती है और ये फाइनली अरब सागर में आके गिरती है। इससे कौन कौन से देश संबंधित हैं, यानी किस किस देश में बहते हुए आती है? तो निकलती है फाइनली चाइना से, आती है जम्मू कश्मीर एरिया में, इंडिया में, इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद फिर आती है पाकिस्तान में और फाइनली जाके अरेबियन सागर में गिर जाती है। ये सिंधु नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हम आगे जब नदियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। अगली नदी की बात कर लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, दक्षिण की ओर बहते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाती है और फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये हो गया गंगा नदी के बारे में फैक्ट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यानी तिब्बत का पठार से निकलती है, ठीक है। चीन में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, इसे हम चीन में यारलुंग सांगपो कहते हैं या सांगपो शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, वहाँ से इसको नाम से जाना जाता है। चाइना में पूर्व की दिशा में बहती है, भारत में प्रवेश करने के बाद भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? आपने देखा होगा भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से से प्रवेश करती है, फिर असम में आती है, असम के बाद फिर बांग्लादेश में ये पद्मा से यानी गंगा नदी से मिल जाती है। मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। और फाइनली ये दोनों नदी मिल करके मेघना बनाते हैं और फिर फाइनली जाके कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब नेक्स्ट नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी क्या इंपॉर्टेंट है? म्यांमार से नदी निकलती है और म्यांमार में ही बहती है, प्लस ये उत्तर दक्षिण की तरफ बहते हुए अंततः फाइनली अंडमान सागर में आके गिर जाती है और म्यांमार के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड की नदी मानी जाती है ये। इसी पर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो राजधानी है म्यांमार की नैपिदा विस, ये जो है राजधानी इसी पर नदी पर स्थित है, ठीक है। अगली नदी की बात करते हैं हम साल्विन नदी की बात करते हैं। साल्विन नदी चाइना के तिब्बत के पठार से ये भी निकलती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है और फाइनली चीन, म्यांमार, थाईलैंड में बहते हुए अंडमान सागर में ये भी आके गिर जाती है।
दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े बेसिनों में से एक माना जाता है साल्विन नदी को। इन सब नदियों को अभी हम मैप में देखेंगे, अभी थोड़ा सा फैक्ट आप देख लीजिए केवल, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं मेकांग रिवर। मेकांग रिवर तिब्बत के पठार से निकलती है, उत्तर दक्षिण में बहते हुए चीन में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया और वियतनाम में बहते हुए फाइनली ये दक्षिण चाइना सागर यानी दक्षिण चीन सागर में आके गिर जाती है, साउथ चाइना सी में आके गिर जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं यांगसी रिवर। यांगसी रिवर तिब्बत के पठार से निकलती है, पश्चिम से पूर्व बहते हुए चाइना में, चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट शहर इस पे बसे हुए हैं जैसे संघाई, वुहान, नानजिंग। संघाई वही संघाई है, ठीक है, और वुहान वही शहर है जहाँ से कोरोना का स्प्रेडिंग शुरू हुआ था। और ये फाइनली जाकर कहाँ गिरती है, ईस्ट चाइना सी में, पूर्वी चाइना सागर में गिर जाती है, ठीक है। अगली नदी की बात करते हैं एलो रिवर। एलो रिवर इसे हुआंगहो रिवर भी कहते हैं। इसका उद्गम पश्चिम चीन के किंगहाई प्रांत से होता है। कहाँ से होता है, किंगहाई प्रांत से इसका निर्माण होता है या उद्गम होता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हुए ये गोबी का डेजर्ट से रेत लेकर के आती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, पीला सागर या पीला नदी कहा गया। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था एलो रिवर क्यों कहा गया था इसको, क्योंकि ये गोबी डेजर्ट के एरिए से रेगिस्तान का जो मिट्टी होता है, गाद होता है, उसको लेके आती है और वो गाद कैसा होता है, पीला होता है, इसलिए इसका नदी का नाम पीला पड़ गया है। और यहीं से फिर फाइनली क्या होगा, ये बोहाई की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और बोहाई की खाड़ी का जो सोर्स है या जो फ्लो है ये एलो सी में जाके मिलता है, इसलिए एलो सी का नाम भी इसी नदी से हो गया रिलेटेड, एलो सी, राइट, ओके। अब इन नदियों को देख लीजिए, यहाँ पे छोटी सी नदी दिख रही है आपको, वांगहो नदी यहाँ से दिख रही है, ऐसे जा रही है और यहाँ पे गिर रही है। ये है बोहाई की खाड़ी और इसका सोर्स कहाँ मतलब लगा हुआ है हिस्सा एलो सी में, ठीक है। ये आपने इसको देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फाइनली अब तक जो भी आपने नदियाँ देखा उन नदियों को हम लोग मैप में देख लेते हैं। अब आपको लोकेट करना है कौन सी नदी कहाँ पर है। ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा होगा अगर, तो आप थोड़ा सा अपने मैप का हेल्प ले सकते हैं। देखिए अब हम कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले नदी देखा था यूफ्रेट्स और टाइग्रिस, ये दोनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं आर्मेनियन वाले प्लेटू से, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं और फाइनली जाके दोनों कहाँ गिरती हैं, ये पर्शियन की खाड़ी है यहाँ पे गिर जाती है, फारस की खाड़ी में आकर नदी ये दोनों गिर जाती है। कौन सी नदी, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, इसके बारे में हमने बात किया। अब दो नदियाँ और हैं यहाँ पे, एक है सिर दरिया जो यहाँ से निकलती है, सिर दरिया निकलते हुए ऐसे निकलते निकलते जाके अरल सागर में गिर जाती है, और एक नदी है अमू दरिया, ये भी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ में सिर दरिया है या साउथ में, तो नॉर्थ में सिर दरिया, साउथ में अमू दरिया नदी मिलेगी। ये अरल सागर है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैस्पियन सागर देखने को मिलता है। तो ये दोनों नदियाँ एक ही जगह से लगभग निकलती हैं, पामीर वाले एरिया से, और फाइनली जाके अरब सागर में दोनों नदियाँ अरल सागर में गिर जाती हैं। ओके, ये दोनों क्लियर हो गया। आगे आते हैं। एक नदी आपने देखा इंडस यानी सिंधु नदी, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ऐसे बढ़ती है इधर की दिशा में, जम्मू कश्मीर पार करते हुए पाकिस्तान आती है और फाइनली जाके अरेबियन सागर में गिर जा रही है। ब्रह्मपुत्रा इसी के पास से निकलती है, तिब्बत के पठार से ऐसे बढ़ते हुए आती है, इंडिया में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश से आसाम, आसाम से फिर बांग्लादेश, इसके बाद फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। गंगा इसी की सहायक नदी कह सकते हैं, यहाँ से निकलती है गंगोत्री से पूरा इंडिया होते हुए बांग्लादेश, और फाइनली जा कर के ये भी मिल जाती है किससे, इसी ब्रह्मपुत्रा से। तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है। ओके, फिर अब आते हैं चाइना में कुछ रिवर्स। देखिए चाइना के रिवर जैसे हम नीचे से चलते हैं, एक मेकांग रिवर है, इधर से आती है तिब्बत के पठार से, ऐसे बहते हुए आती है और फाइनली कहाँ पे, साउथ चाइना सी में ये आके गिर जाती है, राइट। इसके बाद देखते हैं तिब्बत के पठार से नदी निकलती यांगसी, ऐसे बहते हुए फिर आते हैं ये ऐसे बहते बहते जाके कहाँ गिरती, इस चाइना सी में गिर जाती है। दूसरी नदी एलो रिवर, जिसको आप हुआंगहो कह रहे थे, यहाँ पे जाती है, ऐसे बहते हुए आके फिर फाइनली पोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। यही देखिए आपका गोबी डेजर्ट है, यहीं से ये गाद को लेके जाती है, इसीलिए इसका नाम पीला नदी कहा गया है, पीली नदी कहा गया है। ओके, ऑलराइट। एक दो नदी आपने और देख लिया। आमूर नदी यहाँ पे देखिए ऐसे निकल के जाके कहाँ गिरती है, ये क्या है, ओखोटस्क सागर है, वहाँ पे जाके गिर जाती है आमूर रिवर, जो लगभग कह सकते हैं कि ये
मंगोलिया के ऊपर वाले हिस्से में यानी रसिया वाले हिस्से में पड़ती है। बैकाल झील आपने यहाँ पे देख लिया, ये ठंडे पानी की झील थी, अभी हमने फैक्ट पढ़ा है। अरल सागर आपको यहाँ दिख गया, कैस्पियन सागर आपको यहाँ दिख गया। कैस्पियन सागर में एक नदी और आके गिरती है, इसको बोलते हैं ओल्गा रिवर, ऐसे निकल के आके फाइनली कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये वाले हिस्से में एक नदी और है, यहाँ से निकलती है, इसका नाम क्या, ओब रिवर है। और ओब रिवर ओब की खाड़ी में या ओब की गल्फ में आके गिर जाती है। ओब रिवर कहाँ की नदी है, ये रसिया की नदी है। ओके ऑलराइट, अब इस मैप से आपने एशिया की इंपॉर्टेंट नदी का लोकेशंस मेरे ख्याल से देख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम फाइनली आते हैं इन एशिया के इम्पॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज़ यानी सी हैं उन पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सी हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो सबसे पहले मिलेगा लाल सागर यानी रेड सी मिलेगा, डेड सी मिलेगा, इसके बाद वान झील मिलेगी, उर्मिया झील मिलेगी, फारस खाड़ी मिलेगी, कैस्पियन सागर और अरल सागर, बलखास झील, बैकाल झील। ये सारी वाटर बॉडीज़ आपको अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो ये सब बॉडी मिल जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल सागर की, रेड सागर की। लाल सागर के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, इन सब देशों से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, स्वेज नहर इसी के द्वारा यानी भूमध्य सागर को ये लिंक करती है। कौन सी नदी, स्वेज नहर। कहाँ से, रेड सागर को जोड़ती किससे, भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से। ठीक है, इसके बाद फिर इसका निर्माण अरब प्रांतशिला के दरार को काट करके बनाया गया है। मैंने आपको बताया था ये मैन मेड है, यानी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए ट्रेड करने के लिए काट के इसको बनाया था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हाई पिरेसी होती है। हाई पिरेसी का मतलब ज़्यादा चोरी होती है। जो लुटेरे होते हैं, कौन से लुटेरे, समुद्री लुटेरे, यहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बाब अल मंदाब, जो मैंने आपको बताया था, बाब अल मंदाब जल संधि है जो अदन की खाड़ी से इसको जोड़ देती है। एक साइड पड़ेगा आपकी अदन की खाड़ी, यानी अगर आप मैप बनाएंगे तो देखेंगे अदन की खाड़ी के बारे में। ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। तो इधर का जो पोर्शन पड़ रहा है आपको, यहाँ दिखेगा रेड सी, इसी को आप बोलते हैं रेड सी। यहाँ पे मिलेगा एक स्टेट जल संधि और यहीं पे मिलेगा क्या, अदन की खाड़ी मिलेगी। रेड सी मिलेगी, अदन की खाड़ी से रेड सी को जोड़ने वाली जल संधि के नाम है बाब अल मंदाब। एक जल संधि आपको यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे देखेंगे तो इधर मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मुज जल संधि, जो ओमान की खाड़ी यहाँ पड़ती है। ओमान की खाड़ी को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर आगे बात कर लेते हैं डेड सी। डेड सी क्या है, कहाँ पर है, मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये सीमा बनाता है। ये एक भूमि से घिरी नमक की झील है, साल्ट लेक कह सकते हैं इसको। ठीक है, नमक की झील माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है लेक वैन। एक झील है जिसका नाम है वैन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तुर्की में स्थित है। एशिया की सर्वाधिक खारे पानी की झील से माना जाता है लेक वैन को। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये मैप आपका वही मैप है जो इसमें न्यूज़ में चल रहा है कुछ खबर, जैसे इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसके बीच में क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या मैटर हैं, आप उसका थोड़ा सा मैप देख लीजिए। मैप कहाँ कहाँ, ये छोटा सा मैप दिख रहा होगा पूरा इजराइल का, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है, ये पूरा इजराइल है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आप कह सकते हैं पूरा इजराइल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ओके, इजराइल इतना है, ये वेस्ट बैंक इसी का माना जाता है। ठीक है, कब्जा इन्होंने कर लिया। इसके बाद ये जो हिस्सा है इतना कोने में जो मेडिटेरियन सी में पड़ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा पूरा आप दिख रहे हैं, जो ये जो हिस्सा दिख रहा है यही क्या है, गाजा ट्रिप्स। और यहीं पे वो जो आतंकवादी संगठन है हमास, यहीं पर निवास करते हैं। तो इन्होंने मिसाइल छोड़ दिया किस पे, इजराइल पे। ठीक है, और इजराइल ने भी उसके बदले में, अब कई दिन से युद्ध चल रहा है, आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी। ओके, तो यही वाला लोकेशन में आप देख सकते हैं, यही ऊपर है आपका मेडिटेरियन सी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या गाजा ट्रिप्स का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ लगा हुआ है। इजराइल का बॉर्डर लगा हुआ, हाँ लगा हुआ है। इजराइल किस किस देशों से घिरा हुआ है, तो आप देखेंगे लेबनान से घिरा हुआ है, सीरिया से घिरा हुआ है, जॉर्डन से घिरा हुआ और फाइनली इजिप्ट से, यानी 4 देशों से इजराइल का बॉर्डर घिरा हुआ है। ये आपको यहाँ से देखने को मिल गया। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। चलिए, आपने देख लिया कहाँ कहाँ से बॉर्डर लगे हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। इजराइल का
इजराइल का जो मुद्दा है आपने अभी इसको हम लोग करंट अफेयर्स में कवर किया जाएगा। बॉर्डर आपने देख लिया। अब कुछ हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर बाब अल मंदाब जो रेड सी है और अदन की खाड़ी से जोड़ती हुए स्टेट है, जल संधि है। इसके बाद हम देखेंगे हार्मुज जल संधि, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से जोड़ते हुए जल संधि है। ठीक है, ये सारे आपने स्टेट्स वगैरह देख लिया। देख लीजिए रेड सी से कौन कौन से एरिया, इजिप्ट है, मिस्र है, सूडान है, एरिट्रिया है, और इधर का पोर्शन जो पूरा सोमालिया वाला हिस्सा है देखेंगे ये यमन है, और इधर का पूरा सऊदी अरेबिया हो गया। तो आप देख लें सब कंट्री हम लोग आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, तो ये एरिया पूरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक आपका और बच रहा है, जैसे हमने देखा था उर्मिया झील। उर्मिया झील क्या है? ईरान की एक ऐसी झील है जहाँ से रामसार साइट्स, आपने समझा होगा, देखा होगा कि वेटलैंड को प्रिजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। सबसे पहले 1971 में ईरान ने ये इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम चलाया था। 1971 में रामसार नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक उर्मिया झील है। उर्मिया झील को ही बचाने की कोशिश उन्होंने पहली बार किया था। उसके बाद से पूरी दुनिया अब अपने वेटलैंड को, अपने जो वेटलैंड होंगे, जो रामसार साइट्स होंगे, उनको बचाएगा, और उसी से फिर सभी राज्यों में, सभी देशों के रामसार साइट्स का दर्जा दिया जाता है, यानी कि वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है उनको बचाने के लिए। अगला हम बात कर लेते हैं जो फारसी खाड़ी, अभी आपने मैप में देखा फारसी खाड़ी कहाँ थी, देख लीजिए किससे सीमा बनाती, ईरान से, इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, बहरीन से, संयुक्त अमीरात से है, संयुक्त अमीरात से, ओमान से। फारस खाड़ी तटीय क्षेत्रों में पेट्रोल के लिए बहुत फेमस है, विश्व में सबसे बड़ा पेट्रोल क्षेत्र माना जाता है। और फाइनली जो फारस खाड़ी है, आप देखेंगे ओमान की खाड़ी और फारस खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? हार्मुज जलसंधि। मैंने आपको अभी दिखा दिया ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अरल सागर की। अरल सागर की जो सीमा है कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, रूस से, अफ़गानिस्तान से एंड ईरान से, इन सब से ये बॉर्डर बनाया हुआ है। अब ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो इसमें फ़िलहाल ये घटकर 1/10 रह गई है। इसका मतलब इसका 90% हिस्सा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये हिस्सा मैन की वजह से, यानी ह्यूमन की वजह से हुआ है। हम क्या करते हैं? पोचिंग करते हैं इसमें। पोचिंग का मतलब कह सकते हैं कि सेडिमेंट्स वगैरह नदियों के द्वारा, या ये ह्यूमन की वजह से सूखा हुआ है और लगभग ये अब ख़त्म ही होने की कगार पर है। ये अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। तो इससे बॉर्डर कौन कौन से लगे हुए देश, इसको यहाँ से क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देख लीजिए कैस्पियन सागर के बारे में। कैस्पियन सागर का बॉर्डर जो लगा है अजरबैजान से लगा है, ईरान से लगा है, कजाकिस्तान से, रूस से और तुर्कमेनिस्तान से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। ये खनिज संपदा के सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। इसमें दो नदियाँ आके गिरती है, कौन कौन सी? ओल्गा और यूराल नदियाँ आके गिरती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से ओल्गा आती है और फिर इधर से यूराल नदियाँ आके गिर जाती है। अब इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। तो कंट्री कौन कौन से लगे हुए देख लीजिए। इधर है रसिया, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रसिया का बॉर्डर लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर चले आए तो यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा पूरा किससे लगा है? कजाकिस्तान से लगा हुआ है। फिर इधर का हिस्सा जो लगा है किसके? तुर्कमेनिस्तान से। नीचे यहाँ से पूरा हिस्सा आप लेके चलें यहाँ तक तो ईरान से लगा हुआ है। यहाँ से हिस्सा लेके यहाँ तक अजरबैजान से लगा हुआ है, इसके ऊपर रसिया है। यानी कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिला के कैस्पियन सागर का जो बॉर्डर 5 देशों से लगा हुआ है। आप क्रम से याद कर लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। ये आरएल सी आपने देख ही लिया इधर। ठीक है, तो ये मैप आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री कहाँ से लगे हुए हैं बॉर्डर के। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बैकाल झील के बारे में। मैंने आपको दिखाया बैकाल झील आपकी यहाँ पर है। ठीक है, बैकाल झील रूस में है। रिफ्ट झील कहते हैं इसको। रिफ्ट झील का मतलब वो झील जब दो प्लेटें एक दूसरे से टूटती हैं, दूर जाती हैं, डाइवर्ट होती हैं, तो उनके बीच में दरार पड़ जाती है। उसी दरार में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट झील। जैसा फॉर एग्जांपल आप इस अफ्रीका में देखे होंगे, अफ्रीका में रिफ्ट वैले है, वहाँ से एक नदी बनती है ब्लू नील या नील नदी, वाइट और ब्लू दोनों को मिला के बनती है नील नदी। वहीं पे आप कुछ आपने देखा होगा कुछ झील्स वगैरह भी वहाँ पे मिलती हैं। तो उसी तरह से ये नदी यहाँ, ये झील आपकी बैकाल झील रिफ्ट से ही बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसे माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं
इम्पॉर्टेंट एशिया के सीज हैं, एक नज़र एक झलक उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सीज हैं। अब एशिया के इम्पॉर्टेंट सीज एक नज़र देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, एक बार उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, मैप दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे है आपका बेरिंग सागर, उसके ऊपर आर्कटिक ओशियन है, लेप्टिव सी है, कारा सी है, बैरेंट्स सी है और नॉर्वेजियन सी। हालांकि बैरेंट्स और नॉर्वेजियन दोनों यूरोप वाले पड़ते हैं हिस्से, तो उसको हम एशिया में नहीं काउंट करते हैं। इधर आते हैं तो ओखोटस सागर, जापान सागर, येलो सागर, चाइना सागर, फिलीपींस सागर, साउथ चाइना सागर, सुलू सागर, सेलेब सागर, बांदा सागर, अराफुरा सागर, ठीक है, सेवा सागर या सवा सागर या साऊ सागर कहते हैं उसको, फ्लोर सी, जावा सी, अंडमान सागर, इधर है इंडियन ओशियन, बंगाल खाड़ी वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सागर, ओमान खाड़ी जो इधर है, अदन खाड़ी यहाँ पे है, पर्शियन गल्फ यहाँ पर है, रेड सी यहाँ पर है, इधर है आपका मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी और लास्ट में यहाँ पर अरल सी, यही आपका है बैकाल सी। तो आपने ये सब वाटर बॉडीज एक साथ देख लिया। पूरे एशिया के जो भी क्वेश्चंस बनने होंगे सब यहीं से बनने होते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ बननी नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा इंडियन ओशियन में ये सारे चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप कसते हैं पर्शियन गल्फ भी इसी का एक हिस्सा मानते हैं क्योंकि ये जुड़ी हुई किससे, ओमान खाड़ी से। यहाँ पे रेड सी इसी का हिस्सा मानते हैं क्योंकि इसका पानी जुड़ जाता है अदन की खाड़ी की वजह से, ठीक है। इधर के जो सागर दिख रहे हैं ये सब सागर किससे हैं जुड़े हुए, पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। एक ओशियन यहाँ सी दिख रहा है आपका यहाँ पे, इसको आप बोलते हैं कोरल सी। कोरल सी हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना हमने कोशिश किया सब पढ़ा सब समझा और मेरे ख्याल से सब चीज़ें समझ में भी आपको आ गई होंगी, ठीक है। तो फाइनली हमने अपना सेकेंड लेक्चर ख़त्म कर लिया है। अब जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं वो हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर में अटेंड किया जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें बची हुई जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गया, बॉर्डर हो गया देशों का, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में अगले क्लास में कवर किया जाएगा। मेरे ख्याल से, मेरी उम्मीद से आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, दूसरों तक शेयर करिए। आपका एक शेयर शायद उनको हेल्प कर दे। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। Thank you so much. God bless you all. See you soon.